Hello students, you know very well I am Motiram Sahni from लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आप जब देखेंगे समझेंगे तो आपकी पढ़ाई जो है अच्छे से चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक है दाब से संबंधित है। यहाँ लिखा है मैंने दाब, तो दाब से संबंधित है दाब। दाब की परिभाषा तो आपको ज़्यादातर बच्चों को पता है कि दाब की परिभाषा हमने वहाँ पे 10वीं में पढ़ी है, 9th क्लास में पढ़ी है। एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले या पड़ने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए मुझे बल लगाना है, तो ये बल हमारा ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे लगा रहे हैं तो यहाँ ये दाब नहीं बनेगा, और ऐसे लगा रहे नहीं बनेगा। बट जब ये जो सरफेस है हमारा और इस पे 90 डिग्री पे आप ये बल लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा दाब। क्या बन जाएगा? दाब। और दाब को शो किया जाता है P से, प्रेशर। मात्रक आपको बताया, मैंने पहले भी बताया है इससे पहले वीडियो में, क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और वीमा क्या बनी थी? ml-1 t-2। तो 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। दाब की परिभाषा शायद 9th और 10th में भी है, ये आप समझ लेंगे। अब यहाँ दाब के अंदर जो है हमारा एक नियम है, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम। चलिए, सबसे पहले बढ़िया बात तो ये आ रही है कि जो हमारे दाब के नियम होते हैं, नहीं दाब जो होता है, दाब का जो मात्रक होता है, आपने कहा कि दाब जो है आपका 2 है, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना लिख के 2 पास्कल भी लिख सकते हैं, पास्कल। और शॉर्ट में आप इसे पा कहते हैं, पास्कल। ठीक है ना? तो वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल भी होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे बताया है दाब में बताया पास्कल का नियम, और पास्कल के संबंध में 2 बात बताई हैं आपसे। एक बात बताई है कि अगर हमें दाब का मात्रक लिखना है तो जो दाब का मात्रक हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, उस मात्रक को हम पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? पास्कल का नियम वैसे बहुत सिंपल नियम है, आप समझ ही जाएंगे। जब किसी परिबद्ध द्रव का दाब बढ़ाया जाता है, परिबद्ध, बंद नहीं है, बद्ध, यानी कि बाउंडेड है वो द्रव का। जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब डाला जाता है या दाब बढ़ाया जाता है, तो वह दाब बिना क्षय हुए, बिना कम हुए संपूर्ण द्रव में समान रूप से संचरित हो जाता है। ओके बेटा, मैं लिख भी दूंगा आपका यहाँ पे। जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब डाला जाता है, दाब डाला जाता है, यहाँ एक वर्ड आप यूज करते हैं, दाब लगाया जाता है, लगाया जाता है, ये भी लिख सकते हैं आप विद्यार्थियों। तो यह दाब संपूर्ण द्रव में एक समान रूप से बिना क्षय हुए, संपूर्ण द्रव में बिना क्षय हुए, क्षय का मतलब कम हुए, एक समान रूप से संचरित हो जाता है। यही पास्कल का नियम है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने पास्कल ने कि हमें किसी वस्तु पर दाब डालना है
तो जो दाब है वो तो उसका एज इट इज रहेगा, जो अतिरिक्त दाब हम डाल रहे हैं वो दाब उस वस्तु उसके अंदर समान रूप से संचरित होगा और समान रूप से संचरित होकर वो किसी भी वस्तु को चला सकता है। यानी कि ये आपका अनुप्रयोगों के अंदर आ जाएगा। दर चालित लिफ्ट, दर चालित ब्रेक, दर चालित प्रेस तो नहीं दी है उसमें, समझ रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक पाइप है विद्यार्थियों, पास्कल का नियम में आपसे समझा रहा, पाइप देख रहे हैं आप सब विद्यार्थी, इसके अंदर दर भरा हुआ है, समझे आप ध्यान से। और उस दर का दाब जो भी है वो तो है ही, दर का जो दाब होता है वो बर्तन की दीवारों के लंबवत कार्य करता है। अब इस पाइप में जो भी दर है, उस दर का जो भी दाब है वो बह रहा है, मान लीजिए दर इसके अंदर, और आपने इसके ऊपर ऐसे दाब डाला है, आपने इसके ऊपर ऐसे दाब डाला है, मान लीजिए आपने अपना फुट पैर ही रख दिया इसके ऊपर, तो यहाँ जो आपने दाब डाला है वो बिना क्षय हुए इस संपूर्ण दर में संचरित हो जाएगा, यानी कि उस दाब में कोई कमी नहीं आएगी। आपने कहा मैंने इस पर वायुमंडल दाब के बराबर दाब डाला या उससे ज़्यादा डाला है या उससे कम डाला है, तो उसमें कोई डिक्रीज बैंड नहीं होना है, यानी कि वो दाब कम नहीं होगा और वो दाब जो है समान रूप से संपूर्ण दर में संचरित हो जाता है। वेरी सिंपल। अच्छा, यहाँ एक शब्द और समझ लीजिएगा, ये जो हमने वर्ड लिखा है परिबद्ध, परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब वो दर हमारा बाउंडेड होना चाहिए। देखिए ये पाइप है, इस पाइप में मान लीजिए मैंने दर लिया है, ये दर है, तो इस दर में ये दर इस सरफेस से भी बाउंडेड है, इससे बाउंडेड है, मान लो मैंने यहाँ से बाउंडेड कर दिया, ये बाउंडेड कर दिया, और इस पे यहाँ से हमने दाब डाला है, तो जो दाब आप फोर्स के अकॉर्डिंग एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या बन जाएगा, दाब बन जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा दाब आ रहा है, ये दाब इसके अंदर समान रूप से क्या हो जाएगा, संचरित हो जाएगा बिना कम हुए। ठीक है ना, मैंने यानी कि वो दर हमारा ऐसे खुला दारू नहीं होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा परिबंध नहीं है, बंद का मतलब परिबद्ध है, यानी कि वो दारू हमारा चारों तरफ से क्या है, बाउंडेड है। तो उसका जो भी प्रेशर है, उसका स्वयं का भी जो प्रेशर होगा, दाब होगा, उसके अतिरिक्त जो भी दाब डाला जाता है वो दाब उसमें समान रूप से संचरित हो जाता है बिना क्षय हुए, बिना कम हुए, बिना डिक्रीजमेंट हुए। तो ये हमारा पास्कल का नियम है। और पास्कल मैंने आपसे पहले भी बता दिया कि दाब का जो हम मात्रक लिखते हैं, बार बार क्वेश्चन भी आपके हैं, 7-8 न्यूमेरिकल हैं आपके इस चैप्टर में, तो उनमें सारे में ही आपका क्या है, दाब के सूत्र हैं, दाब के न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल के साथ मात्रक लिखना जरूरी है, मात्रक के बिना नंबर कट जाते हैं। तो आप वहाँ पे पास्कल मात्रक भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में आप पा लिख सकते हैं। ओके बेटा, ये सब आपको क्लियर होगा। अब इसका प्रूफ कैसे देखें, आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक बर्तन में दर है, मैंने एक बर्तन लिया है और इस बर्तन में दर है, ये दर हमने भर लिया, जल ही भर लिया हमने दर, ए बी, ये हमारे पास बर्तन होगा। अब इसके अंदर मैं एक काल्पनिक बेलन मानना हूं। क्या मानना हूं विद्यार्थियों, काल्पनिक बेलन। तो मैंने इसके अंदर जो है, या फिर बेलन हमने इसके अंदर ये रखा है, let us consider a cylinder in this water, in this liquid। अब हम देखते हैं कि दर इसके ऊपर दाब डाल रहा है, यहां पे भी दाब डाल रहा है, यहां भी दाब डाल रहा है, तो ये दाब डाल रहा है, ये दाब डाल रहा है, ये वाले इसके कहलाते हैं, ये शेप इस सिलेंड्रिकल शेप, ये हमारे पास सपाट क्षेत्र हो गया, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, यहाँ भी ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये सपाट क्षेत्रफल पर दाब लग रहा है, लंबवत लग रहा है, और यहाँ भी दाब लग रहा है, दाब कार्य कर रहा है।
अब मैं जो है इस सिलेंडर की एक अक्ष कंसीडर करता हूँ, ये इसकी अक्ष होगी। सी पॉइंट ये हो गया, डी हो गया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बर्तन ए बी, बर्तन में दर के अंदर हमने सिलेंडर माना है एक, और इस सिलेंडर के जो सपाट सरफेस है, प्लेन सरफेस है, उस पर दर क्या डाला है, दाब डाला है। और जो इसके ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हैं A1 और A2, मैं इनको मान लेता हूँ, ये A1 हो गया और ये A2 हो गया, और ये इसकी दर की CD जो है हमारे पास इस बेलन की अक्ष हो गई है। अब ध्यान दीजिए, सिलेंडर जो है हमारा साम्य अवस्था में है, हलचल तो नहीं है, ना इधर है ना इधर है, साम्य अवस्था में है। और साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई वस्तु जब रहती है तो यानी कि नेट लगाए गए बलों का परिणाम क्या होगा, परिणामी योग शून्य होता है। सिलेंडर कैसी अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था में जब है तो नेट बलों का योग शून्य होगा, शून्य होगा। तो यानी कि विद्यार्थियों आप देख रहे हैं साम्य अवस्था का मतलब स्थिर अवस्था में है। आप देखिए, जैसे ये इसको मैं इधर से खींचूँ तो यह इधर चला जाएगा, इधर से खींचूँ तो इधर चला जाएगा। यदि ये दोनों फोर्स मैं इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये साम्य अवस्था में आ गया। नो एनी चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि F1 = F2, यानी कि जो दोनों बल हैं दोनों आपस में बराबर हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे अगर ये साम्य अवस्था में है तो नेट परिणामी बल जो लग रहे हैं, आप कहेंगे आप तो दाब कह रहे थे, लंबवत लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। तो ये हमारे पास सारे दाब जितने भी लगे हुए हैं, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इनका रिजल्ट क्या है, 0 है। ये और सारे क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। यानी कि F1 = क्या आ जाएगा, F2। यानी कि हमने इस साइड के बल, इस साइड के बल, और ये मान लिया F1 और माइनस F2 = 0। आप कहेंगे सर ये भी जोड़ लीजिएगा, चलो मैंने इसको x मान लिया, इसको भी प्लस x मान लिया, = क्या, 0। तो ये भी बल की फॉर्म में है और ये भी बल की फॉर्म में है। तो टोटल क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो मैंने एक साइड के फोर्स और एक साइड के फोर्स, ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो F1 = क्या हो जाएगा, ये हम प्रूफ दिखा रहे हैं बेटा, किसके, पास्कल के नियम का प्रूफ। तो F1 = F2 और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर, यानी कि दाब की परिभाषा से समीकरण 1 मानिए इसे, P1 = F1/A। तो F1 = P1A समीकरण नंबर 2, और P2 = F2/A और F2 = P2 × A समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण 1 और 2 से मान जो है आप पहली में पुट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास P1A = P2A, A से A कैंसिल, यानी कि P1 = P2। कहने का मतलब इन बिंदुओं पर दाब यहाँ पे और यहाँ पे दाब क्या है, सेम है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि जो अतिरिक्त दाब बढ़ाया जाएगा वो दाब जो है इस संपूर्ण दर में समान रूप से संचरित हो जाएगा। और एक निष्कर्ष और निकलता है कि किसी भी दर का दाब उस पृष्ठ की दिशा पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ से पास्कल के नियम की पुष्टि होती है, किसी परिबद्ध दर पर अतिरिक्त दाब डालने पर या दाब लगाने पर यह दाब उस दर में समान रूप से संचरित हो जाता है। ये रिजल्ट हमारे पास आया है। ठीक है बेटा। अब एक बार फिर मैं आपके सामने थोड़ी सी देर में रिपीट कर दूंगा। बर्तन में दर, सिलेंडर, A1 A2 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये बल लग रहे हैं, दर का दाब लग रहा है, ऐसे इस पे दाब लग रहा है, और ये साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था में है तो इसका मतलब सारे परिणामी बलों का योग क्या है, 0 है। और जब ये योग 0 है, मैंने कहा है इधर के बल F1 इधर के F2, आपने कहा ये भी बल जोड़ लो, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने x के रूप में कंसीडर कर लिया, तो है तो ये तब भी फोर्स ही।
तो F1 इज इक्वल टू F2। और दाब की परिभाषा कहती है P बराबर F बटे A। आप कहेंगे सर यहाँ आपने A1 और A2 नहीं लिखा, तो A1 बराबर A2 और बराबर A। कोई भी अगर हमने सिलेंडर लिया है, ये देखिएगा आप सिलेंडर, तो यहाँ से इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों क्या हैं, सेम है। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास A1 बराबर A2 बराबर A। तो मैंने इसलिए यहाँ पे A1 नहीं लिखा और यहाँ पे A2 नहीं लिखा, A से A कैंसिल हो गया, P1 बराबर P2, यानी कि ये दाब क्या है, सेम है। तो इससे अर्थ एक और निकलता है कि किसी भी द्रव का दाब जो है उस पृष्ठ की दिशा पर नहीं निर्भर करता। और निष्कर्ष निकलता है, यहीं से पास्कल के नियम का निष्कर्ष निकलता है कि किसी परिबद्ध द्रव पर यदि दाब लगाया जाए या दाब डाला जाए तो यह दाब बिना क्षय हुए उस द्रव में संपूर्ण रूप से संचरित हो जाता है। ये हमारा पास्कल का नियम है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी बुक से जो है पास्कल के नियम के अनुप्रयोग पढ़िएगा। एक द्रव चालित लिफ्ट है और एक द्रव चालित ब्रेक है, और जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा। जो कोई बात अगर आपने समझ में नहीं तो आप मुझे उसे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। तो यानी कि मैं आपसे यहाँ से थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, क्या पढ़ के देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। द्रव पास्कल नियम के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग में भी एक है आपका द्रव चालित लिफ्ट और एक है द्रव चालित ब्रेक। ये आप गाड़ियों में भी देखते हैं, अब ऐसे हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं कि इस गाड़ी में तो हाइड्रोलिक ब्रेक है, तो ये गाड़ी को क्या होती है, तुरंत वहीं पर रोक देती है जब ये ब्रेक लगाए जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ एकदम से रुक जाए, थोड़ी बहुत ही तो स्पेस आगे चलेगी ही। तो ये आप अपनी बुक से पढ़ लें, ठीक है ना। और कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो आप मुझसे जो है आप पूछ लेंगे। अच्छा, ये टॉपिक था हमारे पास दाब चैप्टर से। अब एक आपका चैप्टर है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, और इसके बारे में आपको पृष्ठ तनाव के बारे में कुछ पढ़ाया होगा, लेकिन यहाँ पे जो व्याख्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले आपसे पृष्ठ तनाव की व्याख्या, फिर पृष्ठ तनाव की परिभाषा देंगे। पृष्ठ तनाव की व्याख्या। देखो भाई विद्यार्थियों, अगर हमारे पास एक कांच की प्लेट है, आप ये जो मेरा चश्मा है, इस चश्मे में ये कांच जो लगा हुआ है, आप इसको कांच की प्लेट मान लीजिएगा। अगर मैं इस पर थोड़ा सा पानी डालता हूँ, क्या डालता हूँ, पानी डालता हूँ, तो ये पानी जो है आपका इस कांच की प्लेट पर एक परत के रूप में फैल जाता है। क्या बात बताई है मैंने कहा है अगर मेरे पास एक कांच की प्लेट है और कांच की प्लेट पर मैं जल डालता हूँ तो ये जल जो है एक परत के रूप में इस पर फैल जाता है। घर पर आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब दूसरी बात समझिए, मैंने इसके ऊपर तेल लगा दिया या मैंने इसके ऊपर ग्रीस लगा दिया, ये कांच की प्लेट है, समझिए आप, भाई शीशा है आप चश्मे में जो लगा हुआ है, तो अगर मैंने इसके ऊपर तेल लगा दिया या ग्रीस लगा दिया और फिर मैं इसके ऊपर जल डालता हूँ, तो जल जो है वो परत के रूप में नहीं बल्कि बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि द्रव के मुक्त पृष्ठ पर एक अन्य बल कार्य करता है और यह बल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नियंत्रित नहीं होता। नहीं तो ज़्यादातर हम क्या कहते हैं कि द्रव बह रहा है सर, गुरुत्वाकर्षण बल ने इसे खींचा हुआ है, बट ये जो फोर्स है ये गुरुत्वाकर्षण बल नियंत्रित नहीं करता। और ये जो बल है द्रव की सतह में आई प्रकृति पर निर्भर करता है। अब द्रव के
पहले जब मैंने जल डाला था वो क्या हो गया, प्लेन रूप में हो गया। अब मैंने उस पर तेल या ग्रीस लगाया तो क्या हो गया, बूंदों के रूप में। यानी कि वो बल तब कार्य उसने नहीं किया जब हमने उस पर ग्रीस और तेल नहीं लगाया था। तो कहने का मतलब ये बल संपर्क में आई सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। कई बार हमने देखा है कि कोई फर्श, अगर हमारे पास सिंपल फर्श है तो वहाँ कहीं भी बूंद नहीं बनेगी, और जहाँ बहुत चिकना फर्श है आप पानी डालिएगा वहाँ से तो बहुत चिकने फर्श पे कुछ बूंदों के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पृष्ठ हमारा चिकना था और यहाँ पृष्ठ हमारा वो खुरदुरा था। यानी कि ये जो द्रव के मुक्त पृष्ठ पर जो बल कार्य करता है ये संपर्क में आई सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, और ये बल उस द्रव के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करता है अथवा कर ही देता है। और आयतन में किसी एक विशेष आयतन के लिए जो क्षेत्रफल सबसे कम होता है वो गोल रूप में होता है। किसी विशेष आयतन के लिए क्षेत्रफल सबसे कम जो होता है वो गोल रूप में होता है। कहने का मतलब वो द्रव इन मुक्त पृष्ठों से ऐसे सिकुड़ कर अपने आप को न्यूनतम करने की कोशिश करता है या कर ही लेता है, ठीक है ना। और किसी भी आयतन के लिए जो न्यूनतम क्षेत्रफल होता है वो गोलाकार रूप में होता है, इसलिए वो बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस बल को क्या माना गया है, पृष्ठ तनाव माना गया है। तो ये थी पृष्ठ तनाव की व्याख्या। लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। जब कांच की प्लेट पर जल डालते हैं परत के रूप में फैल जाता है, ग्रीस या तेल लगाते हैं तो बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि द्रव के मुक्त पृष्ठ पर एक बल कार्य करता है, और ये बल जो है आपका किसी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नियंत्रित नहीं होता, और ये बल जो है उस द्रव के मुक्त पृष्ठ को सिकोड़ कर न्यूनतम करने की कोशिश करता है। और ये बल जो है किसी भी आयतन के लिए जो क्षेत्रफल न्यूनतम होता है वो गोलाकार होता है, इसलिए वो सिकोड़ कर कैसे रूप में ले आता है, ड्रॉप के रूप में ले आता है, बूंद के रूप में लिया जाता है। तो द्रव के मुक्त पृष्ठ पर कार्य करने वाले इस बल को पृष्ठ तनाव माना गया है। ये थी हमारे पास पृष्ठ तनाव की व्याख्या। जैसे आपका शेविंग ब्रश है, शेविंग ब्रश अगर खुली अवस्था में है तो आपको उसके बाल अलग अलग दिखाई देंगे, बट क्या जब आप उसे पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद वो ब्रश ऐसे चिपक जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो दो बाल थे उसके, तो उनके बीच में जो द्रव की परत बनी थी और उसका जो ये मुक्त पृष्ठ था, इस मुक्त पृष्ठ ने उसे क्या कर दिया, यानी कि उस बल मुक्त पृष्ठ पर एक बल कार्य करा है, और उस बल ने उसको क्या कर दिया, उन दोनों बालों को आपस में ऐसे मिला दिया। शेविंग ब्रश अगर खाली अवस्था में देखें तो उसके बाल क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। पानी में आपने डाला तो उन बालों के बीच में जल की एक सतह बनी है, और उस सतह का जो मुक्त पृष्ठ है वो अपने आप को क्या करेगा, सिकोड़ कर न्यूनतम करने की कोशिश करता है, और उस ब्रश में कर ही लेता है, इसलिए वो सारे बाल क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। कई व्याख्या हैं, उदाहरण हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं। ये थी हमारे पास पृष्ठ तनाव की व्याख्या। अब पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या है। पृष्ठ तनाव की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। इसकी परिभाषा ये है बेटा, परिभाषा तो दो ही लाइन की है। किसी द्रव में खींची गई एकांक लंबाई की काल्पनिक रेखा के अभिलंबत तथा द्रव के पृष्ठ के अनुरूप कार्य करने वाले कर्षण बल, पुलिंग फोर्स को पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा जरा, यहां मान लीजिए मेरे पास एक बर्तन है, द्रव है, ये द्रव है, जली मान लीजिएगा आप। इस जल में जो है मैं एक काल्पनिक रेखा खींच रहा हूं, ये है वो काल्पनिक रेखा, ये मैंने ए नाम दिया इसे, बी, और इसकी लेंथ है आपकी एल, ठीक है ना। अब क्या होगा
कि इसके अंदर जो काल्पनिक रेखा खींची है तो इसका एक पृष्ठ दूसरे पृष्ठ को क्या करता, दूसरे पृष्ठ पर एक प्रकार का कर्षण बल लगाता है। एक पृष्ठ दूसरे पृष्ठ पर क्या लगाता है, कर्षण बल लगाता है, यानी कि उसे सिकोड़ कर न्यूनतम करने की कोशिश करता है। और ये जो बल होता है लंबवत, इस रेखा के लंबवत होता है और द्रव्य के पृष्ठ के अनुरूप होता है। तो मान लीजिए ये आपके पास वो बल है, ये आ जाएगा, ये जल है, जल में मैंने एक काल्पनिक रेखा खींची है। ये काल्पनिक रेखा इसलिए कही है क्योंकि दर में मान लीजिए आपने एक ऐसे रेखा खींची है, क्या आप उसे फिर से देख लेंगे, वो तो सेकंडों में, माइक्रो सेकंड में क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे आप ये वाटर देख रहे हैं, तो इस वाटर में मैंने क्या करा है, एक रेखा खींची है, ये रेखा ऐसे रेखा खींची है, तो पेंसिल से तो नहीं खींच पाएंगे। तो मैंने अगर इस वाटर को ऐसे, चलो अपने हाथ से क्या करा, एक रेखा खींच दी, तो इसकी एक सतह इधर होगी है और एक सतह इधर होगी। तो उधर वाली सतह जो है इस वाली सतह पर क्या लगाती है, एक प्रकार का कर्षण बल लगाती है। और ये जो बल लगाती है, ये बल इस रेखा के लंबवत होता है और द्रव्य के पृष्ठ के क्या होता है, अनुरूप होता है। तो इस कर्षण बल को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये क्या करेगा, ये भी जो पृष्ठ ऐसे करने पर, ये जो जल है इसमें जब मैंने ऐसे करा तो इसका पृष्ठ क्या हो गया, खुल गया है, ऐसे मुक्त हो गया ये पृष्ठ। तो ये मुक्त पृष्ठ क्या करेगा, अपने आप को सिकोड़ कर न्यूनतम करने की कोशिश करता है। तो ये जो है हमारे पास, इसे कहते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है बेटे। तो यानी कि किसी दर में एकांक लंबाई की काल्पनिक रेखा, चलो मैं परिभाषा लिखता हूं आपके सामने। किसी दर में एकांक लंबाई की काल्पनिक रेखा के लंबवत तथा द्रव्य के पृष्ठ के अनुरूप कार्य करने वाले कर्षण बल, पुलिंग फोर्स को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव कहते हैं। यह है आपकी परिभाषा। और पृष्ठ तनाव सर इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे हम केवल इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है, अब बेटे हम इसका सूत्र निकालने की कोशिश करेंगे। दर में क्या करी हमने, एक काल्पनिक रेखा खींची है। दर में जब एक काल्पनिक रेखा खींचेगी तो इसके दो सरफेस हो जाएंगे, इधर और इधर, ये सरफेस हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, डिवाइड। तो एक सरफेस दूसरे सरफेस पर क्या करता है, उस पर एक प्रकार का कर्षण बल लगाता है। और ये कर्षण बल ही क्या है, हमारा पृष्ठ तनाव है। और पृष्ठ तनाव क्या करता है, अपने मुक्त पृष्ठ को सिकोड़ कर न्यूनतम करने की कोशिश करता है। और न्यूनतम करने में किस रूप में लाने की कोशिश करेगा, गोल रूप में। क्योंकि मैं आपसे बता चुका हूँ, किसी भी आयतन का जो क्षेत्रफल होता है वो सबसे कम उसका गोल रूप में होता है, गोलाकार रूप में होता है। तो ये परिभाषा आ जाएगी। मान लीजिए इस एकांक लंबाई की रेखा AB की लंबाई जो है वो आपकी L है और ये लगने वाला कर्षण बल F है। तो पृष्ठ तनाव जो है हमारे पास वो हो जाएगा, पृष्ठ तनाव T बराबर F/L। ये आ जाएगा हमारे पास पृष्ठ तनाव का सूत्र। अब इसका मात्रक निकालेंगे। मात्रक, क्योंकि हमारी जितनी भी 11वीं और 12वीं में परिभाषा है उनमें दो तीन चीज़ें जरूरी हैं। एक तो आप उसका सूत्र दिखाएंगे अगर सूत्र है उस परिभाषा में, एक आप उसका मात्रक दिखाएंगे और मात्रक के साथ साथ 11वीं 12वीं में उसकी विमा भी आपको दिखानी पड़ती है। कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है
कि पृष्ठ तनाव की परिभाषा लिखिए, मात्रक और विमा भी दिखाइए। कई बार अगर नहीं आता और आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं तो ये सब डिटेल आपको लिखनी चाहिए। तो मात्रक, बल का मात्रक आप सब विद्यार्थियों को पता है, न्यूटन आ जाएगा। और लंबाई है एकांक लंबाई की रेखा, तो ये आ जाएगा हमारे पास मीटर। तो मात्रक क्या बन गया? न्यूटन प्रति मीटर। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको एक बात और समझाना चाहूँगा कि आप कहेंगे सर रेखा तो हमने बहुत बड़ी खींची है। आप कह रहे हैं एकांक लंबाई की, चलो 1 ही मीटर मान ली है, और आप कह रहे हैं सर मैंने तो 2 मीटर की मानी है रेखा। लीजिएगा आप देखिए, बल भी तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए रेखा आपने जो है आपका 2 मीटर है, न्यूमेरिकल टाइप में सोच रहे हैं हम, और यहाँ पे बल आपका मान लीजिए 10 न्यूटन है। तो 16, ये 2 से कटेगा 5, तो यहाँ तो क्या बचेगा? 1 ही बचेगा ना। तो यहाँ क्या आएगा? हमेशा एकांक आ जाएगा। ये बात मैं आपको क्लास में भी कई बार समझाता हूँ कि अगर आप एकांक कह रहे हैं तो फिर 1 ही मीटर होनी चाहिए, नहीं आपकी चाहिए यहाँ 10 मीटर हो जाए। मान लीजिए 10 मीटर है, तो आप जब 10 से 10 काट देंगे तो क्या बच गया? 1। तो नीचे तो 1 ही बचेगा, ऊपर मान लीजिए 50 था, तो ये आ जाएगा हमारे पास बार। तो इसका मात्रक क्या आ गया आपके पास? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल में अगर रेखा हमारे पास एकांक लंबाई की नहीं दे रखी है तो जितनी भी रेखा आपको लंबाई की देंगे वो क्या आ जाएगी? बटे में आ जाएगी, और कटने के बाद वहाँ आपका 1 ही बचेगा, तो वो क्या बन जाएगी? एकांक लंबाई की काल्पनिक रेखा बन जाएगी। अब इसकी विमा देख लीजिएगा। विमा बल की विमा पता है आपको, बल यानी कि न्यूटन मात्रक, और इसकी विमा होती है mL/t-2 यू नो। और मीटर की आपको पता है, लंबाई है मीटर, लंबाई, और लंबाई को मापते हैं हम मीटर में, मीटर हो जाएगी L। अच्छा चलो एक बात और मैं आपको यहाँ जानकारी दे रहा हूँ, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन उनकी विमा एक ही होती है। आप कहेंगे कि लंबाई मैंने सेंटीमीटर में ली है सर, मैंने किलोमीटर में ली है, मैंने मीटर में ली है तो ये सब लंबाई ही। तो इसकी विमा क्या लिखेंगे? L। इसकी भी क्या लिखेंगे? L। इसकी भी क्या लिखेंगे? L। तो ये नोटेड दिस पॉइंट, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। किसी भौतिक राशि के मात्रक भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन उसकी विमा एक ही होती है। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास mL/t-2 अपॉन L, और यहाँ L से L गया तो यह आ जाएगा m/t-2। ये थी परिभाषा हमारी पृष्ठ तनाव की। कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे बता देंगे। अब लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, पृष्ठ तनाव पर प्रभाव जो पड़ता है वो किन पृष्ठ तनाव हमारा घटेगा या बढ़ेगा। आपकी बुक में इसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं, वे मैं आपके पास लिख रहा हूँ। पृष्ठ तनाव पर प्रभाव, देखो बेटा क्योंकि यहाँ टॉपिक अलग अलग आ रहे हैं, टीचर आपको अलग अलग पढ़ा रहे हैं। किसी ने आपसे सहसंजक बल, आसंजक बल के बारे में पढ़ा होगा, कोई पृष्ठीय ऊर्जा पढ़ाएगा, कोई पृष्ठ तनाव पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपके। तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो देखेंगे, इन्हें नोट करते रहें और ध्यान से समझते भी रहें। तो एक तो है संदूषण का प्रभाव, संदूषण का मतलब आपका यहाँ गंदगी से है, यानी कि यदि किसी दर के अंदर गंदगी है, डस्ट है, या फिर हमने कुछ और उसमें कागज़ डाल दिए, या फिर हमने डस्ट के बहुत सारे पार्टिकल जो है उसके अंदर पड़े हुए हैं, तो संदूषण का मतलब ये है कि वो प्योरिटी में नहीं है, इनप्योरिटी में है, यानी कि हमने उसके अंदर कुछ और दूसरे पदार्थ मिला दिए हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गए, मैंने बताया है, कूड़ा करकट डाल दिया हमने उसमें। तो इस कारण से दर का पृष्ठ तनाव घट जाता है, दर का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अब आप चलो बुक में तो दिया नहीं, मैं आपसे एक लाइन में समझा रहा हूँ। पृष्ठ तनाव घट जाने का मतलब क्या है? उस दर का जो मुक्त पृष्ठ है और उस पर जो बल कार्य करता है, जो अपने आप को न्यूनतम करने की कोशिश करता है, उसका मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
यानी कि पृष्ठ तनाव घट जाता है। अब दूसरा है नंबर 2, विलय का प्रभाव। ये केमिस्ट्री में आपने विलय और विलायक पढ़े होंगे, है ना। तो विलय एक तो होता है विलायक, यानी कि जिसमें विलय हो जाएगा, और एक होता है जिसको हमें मिलाना है। जैसे जल में मैंने आपसे जो है नमक मिलाना है, नमक, तो यहाँ जल हमारे पास विलायक होगा, विलायक, और ये हो जाएगा हमारे पास विलय, यानी कि इसके अंदर विलय हो जाएगा, यानी कि विलय का प्रभाव। अगर हमारा पदार्थ ऐसा है, पदार्थ जो उस दर में तुरंत घुल जाए, तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। जैसे जल में, फिर से सुन लीजिएगा, अगर हमारा द्रव है और द्रव के अंदर हम एक ऐसा विलय मिला रहे हैं और वो विलय उस द्रव में तुरंत घुल गया है, तो तुरंत घुल गया है तो इसका मतलब द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। और फिर समझिएगा बढ़ने की मतलब, यानी कि द्रव के मुक्त पृष्ठों पर जो बल कार्य करता है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए जल है और जल में मैंने नमक डाल दिया, तो नमक घुलने में ज़्यादा देर नहीं लगती, जल्दी घुल जाता है। तो जल्दी घुलने पर इस जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास साबुन है या फिनॉल है और वो हम जल में डालें या किसी और दर में डाल रहे हैं, तो साबुन एकदम नहीं घुलेगी, वो धीरे धीरे घुलेगी, और उसे के धीरे धीरे घुलने के कारण क्या हो जाएगा, जल का पृष्ठ तनाव यहाँ पर घट जाएगा, घट जाएगा। एक बार फिर आप समझ लीजिएगा, विलय का प्रभाव। अगर विलय ऐसा है जो दर में तुरंत घुल जाता है तो दर का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। अगर विलय ऐसा है कि वो दर में घुलने में टाइम ले रहा है, समय ले रहा है, तो उस समय दर का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। तीसरा है हमारे पास ताप का प्रभाव। आपके चैप्टर में लास्ट में, सबसे लास्ट में लिखी हुई है तीनों चारों लाइनें, आप ध्यान से वहाँ भी देख सकते हैं। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इसमें क्या होता है, जैसे ही किसी द्रव का ताप बढ़ा जाता है तो उसके अणुओं के बीच लगने वाले सहसंजक बल का मान घट जाता है। सहसंजक बल का मान घटने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। और ये घटना और बढ़ने का मतलब मैंने आपसे बताया है कि द्रव के जो मुक्त पृष्ठ हैं उन पर जो बल कार्य करता है, जिसे हमने पृष्ठ तनाव माना है, जो अपने आप को सिकोड़ कर न्यूनतम करने की कोशिश करता है, वो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। मैंने आपसे तीनों प्रभाव बता दिए, संदूषण का प्रभाव भी, विलय का प्रभाव भी और ताप का प्रभाव भी। ताप का प्रभाव एक बार फिर सुन लीजिएगा। जैसे ही किसी द्रव का ताप बढ़ा जाता है, ताप बढ़ाने से उसके अणुओं के बीच में जो सहसंजक बल कार्य करता है, वो सहसंजक बल का मान कम हो जाता है। बल का मान कम हो जाने से द्रव का पृष्ठ तनाव भी कम हो जाता है। थैंक यू, हैव ए